हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 69 करने जा रहे हैं। ये आपके सोशल साइंस की वर्कशीट है। आज की डेट है 24/12/2020 और आपकी क्लास है क्लास 10th। आज की जो वर्कशीट आई है वो आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से आया है, यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोग में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? ठीक है, क्वेश्चन नंबर का आंसर है पृथक भक्ति और नागरिकता के विचार को बढ़ाया, नए राष्ट्र चिन्ह बनाए गए, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ाई, राष्ट्रीय भाषा का चुनाव किया गया और एक समान भार व मान की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था कुशल व तर्क संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर है नेपोलियन की संहिता। उसने क्या क्या किया ये हम देख लेते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया और व्यापार में सुधार किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। किस प्रकार निभाई? कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नेतृत्व, इसने भी राष्ट्रीय भावना को विकसित किया। स्थानीय बोली व लोक संगीत पर बल दिया गया। ठीक है, और 4th है भाषा का चुनाव किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, कैसे जर्मनी एकीकरण किए हुआ? आरंभ में विलियम प्रथम जो था वो पर्शिया का पर सिंहासन किया हुआ था, वहाँ का वो राजा पर आसीन था, राजा बना हुआ था। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार की थी। फिर वियना कांग्रेस, जो वियना संधि है वो पारित किया गया। फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है, इसमें बाधाएं क्या क्या आई वो देख लेते हैं। बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ करना व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। ठीक है, ये इसकी बाधाएं थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया इटली की। 1832 में काबूर सर्डिनिया कहाँ का प्रधानमंत्री, सर्डिनिया का प्रधानमंत्री था। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ। 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, ये अब इसके चरण देखते हैं। द्वितीय चरण में क्या हुआ? मोडेना, टस्कनी, परमा आदि का जनमत संग्राम द्वारा सर्डिनिया में विलय हुआ। तृतीय चरण में 1860 में गैलिबार्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय हुआ और 4th स्टेज जो था वेनेशिया व रोम पर अधिकार किया। 1861 में पोप ने समझौता व एकीकृत इटली का उदय हुआ। ठीक है, ये इटली का एकीकरण हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। जो ब्रिटेन में लड़ाई थी वो काफ़ी लंबी चली। पहले निर्जातीय पहचान किया गया, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि की गई। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना जाने लगा और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व हुआ। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया और नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण हुआ। आंग्ल संस्कृति या दबदबा हुआ। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा मिला। पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ?
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। ये देखिए, यूरोप पर प्रभाव, ठीक है। राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ यूरोप में। लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा मिला। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल दिया गया। अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकार की मांग की गई। निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ये एक 1804 जो नागरिक संहिता है, ये नेपोलियन ने दिया था। ये तो मैंने आपको बताया था। आप देख लेते हैं क्या क्या है, उसने क्या क्या किया। जन पर आधारित सुविधाओं को समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। संपत्ति के अधिकार की बहाली की। जमींदारों व सामंतवादी पर व्यवस्था की समाप्ति की। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया। मानक नाप तौल के पैमाने चलाए। एक राष्ट्र मुद्रा चलाई, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि अगर आपका आता है नेपोलियन संहिता क्या है या नागरिक संहिता क्या है, तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। और ये कब किया था? 1804 में किया था। तो इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। आप इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया गया। एक तो 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। नेपोलियन में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरे व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्क संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। दोनों सेम ही आंसर होंगे इनके, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था। तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 9 का आंसर हम देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन 9। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। यूरोप में 1830 के दशक में महान आर्थिक कठिनाई के रूप में क्यों जाना जाता है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर हम देखते हैं। फ्रांस के लोग देश के भूभाग को नहीं बल्कि उस भूभाग में रहने वाले लोगों को वास्तविक राष्ट्र समझते थे। राजा समझौता के लिए तैयार नहीं था। अध्यादेश के घोषित होते ही एक बिजली सी दौड़ गई थी। पेरिस में उपस्थित पत्रकारों और सभा के सदस्यों ने विरोध पत्र तैयार किया था। मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी थी। मंत्रिमंडल का नाश हो, अधिकार पत्र चिरंजीवी हो के नारे सुनाई देने लगे थे। राजवंश के सफ़ेद झंडे के स्थान पर तिरंगा झंडे की सच्चाई और अर्थ में राष्ट्रीय ध्वज मानते थे। राजा की सेवा के अधिकांश सैनिक जनता में आकर मिल गए थे, ठीक है। ये तो आपका हो गया। फिर जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी सन 1830 की क्रांति के प्रभावित हुआ। जर्मनी के कुछ भागों में क्रांतिकारियों ने विद्रोह का झंडा उठाया। ब्रुन्सविक के डायूक के सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा, है ना। जनता ने उनके उत्तराधिकारी से उदारवादी संविधान प्राप्त किया। बावेरिया, बेडन तथा बत्तेवर्ग में जहां संसदीय व्यवस्था विज्ञान में चुनाव के बाद उदारवादी दल शक्तिशाली हो गए। समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता प्रदान हो गई। ये काफ़ी बड़ा आंसर दिया हुआ, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट करके लिख लीजिएगा आप, ठीक है। पुर्तगाल और यूनान के विद्रोह मुख्यतः राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रभावित थे, जो विदेशी शासन को समाप्त करना चाहते थे। यहाँ के आंदोलन को ब्रिटेन की भी सहानुभूति प्राप्त थी। पुर्तगाल में 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। वहाँ 1830 में इंग्लैंड तथा फ्रांस के हस्तक्षेप के उदारवादी शासन समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोप में 19वीं सदी के दौरान नारी की छवि किस प्रकार राष्ट्र का रूपक बनी, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति आंदोलन में महिलाओं ने कई वर्षों से बड़ी संख्या में सक्रिय भाग लिया था। महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली में चुनाव में मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित हुई तो इसमें महिलाएं केवल मूक दर्शन की ही बनी रही। उन्हें अपने तर्क रखने का अवसर नहीं दिया गया। मतलब महिलाओं ने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और जब फ्रैंकफर्ट संसद में सभा आयोजित हुई वहाँ भी औरतें सिर्फ देखती रह गई, उन्हें कुछ अधिकार नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद आपका ये पैराग्राफ रीडिंग वाला क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आंसर ट्रेन कौन थे? आंसर ट्रेन कौन थे? आंसर ट्रेन फ्रांसीसी दार्शनिक तथा इतिहासकार थे। ठीक है, फिर दूसरा है अर्नेस्ट ट्रेन। आंसर ट्रेन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट ट्रेन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी? स्टेटमेंट के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग तथा निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद सी है। सी क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होती है। ये सब आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में समूह को कहते हैं। राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को कहते हैं। ऐसा समूह जिसमें इतिहास, परंपरा और पूर्वज साझे हो तथा साथ साथ जीने की इच्छा भी हो, उसे राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। और आपको आगे जो भी परेशानी हो वो मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे जल्दी से सेंड कर दीजिए।